पूछेगा ही पूछेगा, है ना। अगर थर्मोडायनामिक्स से नहीं पूछेगा तो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओवरऑल अगर वेटेज देखा जाए ना जेईई का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला दे तो यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और कंफर्म है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अप्रोच में। फिजिक्स में हम रियल गैस की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम आइडियल गैस की बात करते हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है ना। तो मेनली जो थर्मोडायनामिक्स है ना, ये क्या बताता है, हम सिंपल क्या बोलेंगे, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है अरिजीत, एक बार कंफर्म करना। क्लियर है सर। ओके, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो रहेंगे ना, इसको डिफाइन करने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं, है ना। और सिंपल बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी की बात करेगा ये, है ना, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी की, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये लॉजिक अपन लगाते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अब थर्मोडायनामिक्स में टोटल जनरली हम जो डिस्कशन करने वाले ना, वो टोटल 7 टर्म्स रहेंगे। एक पी, बी, टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आफ्टर दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो इन्हीं 7 टर्म्स के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं ना। पूरे चैप्टर में हमें यही 7 टर्म पे मेनली फोकस करना है ना। थोड़े बहुत सबके अलग अलग कंसेप्ट हैं, थोड़े से लॉजिक्स रहेंगे, है ना। और फॉर्मूला वाइज अपन चले ना, इस टॉपिक में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि जितने सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रहने वाले ना। कुछ एक फॉर्मूले अपने को याद रखने पड़ते हैं, बट जो कंसेप्चुअल पार्ट रहता है ना, थ्योरेटिकल पार्ट, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो पहला टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ थर्मोडायनामिक टर्म है, उन टर्म की अपन बात करेंगे। तो पहला टर्म आता है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की बात करेंगे अपन। बाउंड्री, तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की अगर बात करें ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिस भी सिस्टम पे हमें थर्मोडायनामिक स्टडी करना है ना, जिस भी सब्सटेंस पे हमें या जिस भी शेप पे हमें थर्मोडायनामिक स्टडी करना है, हम उस पर्टिकुलर थिंग को क्या मानते हैं, सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और एक कोई भी सरफेस अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सपोज अगर मान लो कि ये जो है ना, ये सरफेस मैंने जो सेलेक्ट किया है, एक यूनिवर्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये यूनिवर्स है। और सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी सिस्टम और यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट रहा ना, ये सिस्टम है, ये टोटल यूनिवर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। अब अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें ना, तो ये मेनली क्या बताता है, एनर्जी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। टोटल अगर चैप्टर में अगर देखोगे ना, तो हमें एनर्जी इंटरेक्शन पे फोकस करना है ना, कि एनर्जी कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एनर्जी इंटरेक्शन। तो जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है ना, वो इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सिस्टम है, आइदर सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। या सिस्टम हीट रिलीज कर रहा होगा, रिलीज करने के बाद कहाँ पे हीट बढ़ेगा भाई, सराउंडिंग में बढ़ जाएगा। और ये जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है ना, वो बाउंड्री के थ्रू होता है। सिंपल सा फंडा ये बोलते हैं कि जहां पे हम थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं, उस पार्ट को बोलते हैं सिस्टम, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। एंड कोई भी एक रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट कर रहा है, उस हम इमेजिनरी या रियल सरफेस को क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जो आउटर पार्ट दिख रहा होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले से आपको पता होगा, है ना। मैंने जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखाया नहीं कि ये 3 चीजें होते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब ये जो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है ना, अपन ये बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
exchange of energy and matter, exchange of energy and matter between system and surrounding, between system and surrounding occurs through बाउंड्री। तो हमें ना बाउंड्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि बाउंड्री क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, उनमें हमें मेनली बाउंड्री का नेचर ही ऑब्जर्व करते हुए ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो एनर्जी इंटरेक्शन के बेसिस पे या मेटल इंटरेक्शन के बेसिस पे ना हम बाउंड्री को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पहला टॉपिक जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। अब डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल पे नहीं चलूंगा, न्यूमेरिकल बताने से पहले ना हमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तब न्यूमेरिकल आप आसानी से समझ सकते हो। तो पहला जो टाइप होता है ना बाउंड्री का, वो है रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रियल एंड इमेजिनरी। अब बाउंड्री को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन के बेसिस पे करने वाले, है ना। अब रियल बाउंड्री क्या होता है, जहां पे आपको क्लियर सेपरेशन दिखे, ठीक है। अगर क्लियर सेपरेशन रहा तो उस बाउंड्री को हम रियल बोलेंगे। अगर नो क्लियर सेपरेशन रहा है ना, कोई भी क्लियर सेपरेशन अपने को नहीं दिख रहा है, तो हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री जो रहेगा ना, लिखा मिलेगा अपने को, या तो रियल इमेजिनरी ना दिया तो रिजिड दे देगा, है ना, रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो रिजिड और नॉन रिजिड के लिए हम कंसेप्ट क्या बताएंगे कि सपोज अगर मान लो कि कोई भी ऐसा कंटेनर दे दिया, है ना, जिसका एक बाउंड्री कोई मेटल का बना दिया हो, है ना, तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट रहे ना, उस बाउंड्री को हम ये बोलेंगे रिजिड। और अगर वॉल्यूम वेरिएबल रहे ना, अगर वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट वेरिएबल रहे, तो इसको अपन बोलेंगे नॉन रिजिड। तो जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज यही रहेगा कि हैविंग रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड वन इज परमिएबल, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। तो परमिएबल और नॉन परमिएबल का मीनिंग क्या होता है, तो परमिएबल बाउंड्री वो होते हैं जिसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल होता है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मास जो रहे ना, वो कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है। और नॉन परमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जब मास का वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। मतलब मैटर का इंट्रक्शन ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर नहीं हो रहा है, तो ऐसे बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, परमिएबल बोल, सॉरी नॉन परमिएबल बोलेंगे। एंड लास्ट टाइप ऑफ बाउंड्री इज डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक। अब ये जो डायाथर्मिक और एडियाबेटिक का लॉजिक है ना, ये हम हीट एक्सचेंज के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। डायाथर्मिक बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हीट एक्सचेंज पॉसिबल है ना, इफ हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल देन बाउंड्री इज नोन एज डायाथर्मिक, और इफ हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, देन बाउंड्री इज नोन एज एडियाबेटिक। हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, आगे चल के इन सारे टर्म जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगे, है ना, तो हम इसका लॉजिक समझ के चलना पड़ेगा। अब इसी टाइप ऑफ बाउंड्री के बेसिस पे ना हम टाइप ऑफ सिस्टम को भी डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ये दो थ्योरेटिकल टर्म है जिनका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड इवन न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए कहाँ पे कौन सा वैल्यू कांस्टेंट लेना है, इसका लॉजिक हमें दिखना चाहिए, समझ में आएगा तभी अपन आगे अप्रोच सही लगा पाएंगे। तो सिस्टम की अगर बात करें ना, तो सिस्टम को भी हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब ये हो गया, है ना, सपोज अगर मान लो मैं ये सिस्टम बना दे रहा हूँ, एक डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेकिन आसान रहेगा समझाना आपको, है ना। मैं लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं। सपोज ये अगर कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम से अगर सराउंडिंग के थ्रू मैटर का भी इंट्रक्शन हो रहा हो और एनर्जी का भी इंट्रक्शन हो रहा है,
तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोल देते हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलूं मास का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है ना, और एनर्जी का भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहे, देन ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन सिस्टम यूज कर लेते हैं, है ना। ये अगर मैटर एक तरफ में लिख दूं और एक तरफ एनर्जी लिख देता हूँ, तो जहां पे दोनों ही चेंज होता रहे ना, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलेंगे। अब ओपन सिस्टम के लिए जो बाउंड्री रहेगा ना, बाउंड्री को हमने इन 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो मास का वैल्यू अपन ने क्या बोला, कांस्टेंट नहीं है, तो बाउंड्री का नेचर क्या होगा, या तो हम बोलेंगे परमिएबल। मेरा वॉइस क्लियर है ना, या जहां कोई भी क्लियर सेपरेशन नहीं रहे तो बाउंड्री क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और हीट एक्सचेंज भी पॉसिबल है, तो हीट के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, डायथर्मिक बोलते हैं। तो जो ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम के लिए बाउंड्री का कंडीशन क्या होना चाहिए, है ना, इमेजिनरी या परमिएबल, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। या तो हम इमेजिनरी के टर्म्स में बात कर सकते हैं या फिर परमिएबल के टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो इमेजिनरी एंड डायथर्मिक हो जाएगा, है ना। हीट का इंटरेक्शन डायथर्मिक है, इमेजिनरी एंड डायथर्मिक हो जाता है बाउंड्री यहाँ पे। ये भी डायरेक्ट जो जेईई मेंस में थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे कभी कभार किसी न किसी सेप्ट में 1-2 बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, है ना, तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। सेकेंड है भाई अपना क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम के लिए लॉजिक हम क्या बोलते हैं, फिर से ये हमारा सिस्टम था, इधर मैटर का इंट्रक्शन अपन करवा रहे थे, इधर एनर्जी का इंट्रक्शन अपन करवा रहे थे। तो जहां पे मैटर का इंट्रक्शन पॉसिबल ना हो ना, कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर का इंट्रक्शन पॉसिबल नहीं है बट एनर्जी का इंट्रक्शन पॉसिबल होता हुआ दिख रहा होगा, देन ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, क्लोज सिस्टम यूज करते हैं, है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मास का वैल्यू क्या बोलोगे, कांस्टेंट है ना। थ्रू आउट द सिस्टम मास वैल्यू कांस्टेंट दिखेगा, बट एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, एनर्जी वेरिएबल है। अब ऐसे सिस्टम के लिए बाउंड्री की अगर बात करें अपन कि बाउंड्री का नेचर क्या रहेगा, तो मास का वैल्यू कांस्टेंट भाई कहाँ होता है, जब रियल रहे या फिर परमिएबल रहे, सॉरी नॉन परमिएबल रहे या फिर रियल रहे, है ना। तो बाउंड्री का नेचर क्या हो जाएगा क्लोज सिस्टम के लिए, रियल हो। बट हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो हीट के एक्सचेंज पॉसिबल के लिए हम क्या लिखेंगे, डायथर्मिक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं आपसे कि फॉर क्लोज सिस्टम द नेचर ऑफ बाउंड्रीज, आप क्या बोलोगे, रियल एंड डायथर्मिक होना चाहिए। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर भी कांस्टेंट दिखे आपको, है ना, और एट द सेम टाइम एनर्जी भी क्या दिखे, कांस्टेंट दिखे, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसोलेटेड यूज कर लेते हैं, है ना। तब जहाँ पे एनर्जी का भी इंट्रक्शन नहीं हो रहा हो और मैटर का इंट्रक्शन भी नहीं हो रहा हो, मैटर और एनर्जी कुछ भी इंट्रैक्ट ना हो, है ना। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि मास का वैल्यू भी कांस्टेंट है एंड एनर्जी का भी वैल्यू कांस्टेंट रहे, है ना। अब इसके लिए बाउंड्री का अगर नेचर बात करें ना कि बाउंड्री कैसा दिखना चाहिए, भाई मास अगर कांस्टेंट है तो बाउंड्री क्या होना चाहिए, रियल, है ना। और हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो एडियाबेटिक। तो रियल और एडियाबेटिक वो कंडीशन होता है जहाँ पे ना ही एनर्जी का इंट्रक्शन होगा ना ही मैटर का इंट्रक्शन होगा। अब इसका जो सिंपल एग्जांपल आप देखोगे तो क्या लिखा मिलेगा, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर, है ना। एक में लिखा मिलेगा आपको हॉट वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर, और तीसरे का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हॉट वाटर इन फ्लास्क, है ना। इसमें फ्लास्क में क्या रहता है, नियर बाई 24 आवर्स 48 आवर्स तक थोड़ा सा भी हीट कंज्यूम रहेगा। बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करेंगे तो उस केस में भी एनर्जी का इंट्रक्शन होता है। नेक्स्ट वन, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इससे हर साल एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रहेगा ही रहेगा, है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 टाइप के प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव, सेकंड वन इज इंटेंसिव। मेरा वॉइस क्लियर है बच्चे, एक बार कंफर्म करें। क्लियर है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे, और इंटेंसिव क्या होते हैं,
जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। तो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मास है ना, तो आप ऐसे याद लेके चलना है, ज्यूम करना है वैल्यू कि कोई भी ऐसा पार्टिकल है ना, जैसे मान लो कि मैंने 5 kg मास लिया है ना, 5 kg को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक 2.5 है, एक 2.5 है ना। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैंने इसको कट कर दिया तो इसके वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोल देते हैं भाई, है ना, एक्सटेंसिव बोलेंगे। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एक्सटेंसिव। जैसे मोल है, 5 मोल गिवन है, अगर मैंने मोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो डेटा में आपको चेंज देखने को मिल जाए, देन हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सटेंसिव यूज करते हैं। तो कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं, जैसे मास हो गया, मोल्स हो गया, है ना। अब थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, मैं उसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन इंटरनल एनर्जी, जिसको अपन ने यू से डिनोट किया है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो जो मैंने थर्मोडायनामिक्स टर्म्स में लिखाए थे ना आपको, टोटल 7, उसमें से 5 क्या होते हैं भाई, एक्सटेंसिव होते हैं। और 2 जो बच गए ना, वो हमारे क्या होंगे, इंटेंसिव हो गए। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 7 थर्मोडायनामिक्स टर्म्स में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी है ना, वो मास अमाउंट डिपेंडेंट रहता है। तो अमाउंट पे अगर डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे कुछ और अगर पॉइंट अपन लिखे ना, जैसे डेंसिटी हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। अब मोलर वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम जब भी अपन लिखते हैं ना, तो अपन ने क्या किया, जो डिनोमिनेटर के टर्म है ना उनको कांस्टेंट कर दिया है ना। तो ये किसी भी एक ही मोल के लिए या 1 लीटर के लिए अपन डिफाइन करते हैं, या 1 यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं, इसलिए ये सब क्या होता है भाई, इंटेंसिव होता है। अमाउंट बढ़ाओगे तो उनके वैल्यू के लिए हम ये टर्म डिफाइन ही नहीं करेंगे। तो सिंपल सा ये रखना कि जिसके आगे भी स्पेसिफिक टर्म अगर लग जाए ना, है ना, वो क्या होते हैं भाई, इंटेंसिव इन नेचर होंगे। जैसे सरफेस टेंशन हो जाएगा, उनका भी नेचर क्या है, इंटेंसिव होता है। विस्कोसिटी हो गया। इस एग्जाम्पल से ना एक इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपसे 5-6 टर्म गिवन रहेंगे, पूछ लेगा कौन कौन सा टर्म ऐसा है जो इंटेंसिव इन नेचर है, कौन कौन से टर्म है जो एक्सटेंसिव इन नेचर है। तो मोलर हीट कैपेसिटी आ गई, मोलर लग गया तो हम क्या बोलेंगे, ये भी भाई अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ई नोट सेल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ई नोट भी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यूज होता है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होते हैं, इंटेंसिव इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब भी अगर हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे ना, वो इंटेंसिव होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 extensive properties intensive in nature. Two extensive property is intensive in nature. For example, जैसे डेंसिटी अगर देखते हैं तो डेंसिटी क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो मास क्या है, अमाउंट डिपेंडेंट। वॉल्यूम भी क्या था, अमाउंट डिपेंडेंट, है ना। पर डेंसिटी जो होता है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो डेंसिटी अपने कहाँ रखा है, इस साइड में रखा हुआ, देखना। मास और वॉल्यूम आपने कहाँ रख दिया भाई, यहाँ पे रखा हुआ है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव इन नेचर। एक लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट और अपने को डिफाइन करना है, देन हम प्रोसेस पे मूव कर जाएंगे, है ना।
तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन, तो थर्मोडायनामिक्स में ना हम दो टाइप के फंक्शन की बात करेंगे, एक है स्टेट फंक्शन, दूसरा रहेगा भाई पाथ फंक्शन। मैं इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई करके लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन एंड पॉइंट तक इसी से कनेक्ट होते रहेंगे, इन्हीं थेरेटिकल पॉइंट से। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहे। स्टेट फंक्शन, सेकेंड होगा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मीन्स ये जो रहते हैं ना, किस पर डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। और पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट है ना, ये जिस पाथ से अपन मूव करेंगे ना उस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, समझिएगा इस फंडे को। properties of system depends on properties of system depends on properties of system depends on initial and final point। initial and final point। और जितने भी अपने थर्मोडायनेमिक्स टर्म पढ़े ना, 7 टर्म्स पढ़े थे, पी, वी, पी, यू, एच, एस, जी, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो जितने भी स्टेट फंक्शन रहेंगे ना, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। सो हम इनके कैलकुलेशन में ना ऑलवेज डेल्टा टर्म यूज करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल का ही डेटा पता है। इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है ना। तो जितने भी स्टेट फंक्शन रहेंगे, इसमें हम ऑलवेज चेंज की बात करेंगे। जो पाथ फंक्शन है हमारे पास, वो दो वैरायटी के रहेंगे, है ना। फर्स्ट वन इज वर्क डन एंड सेकेंड वन इज हीट, है ना। तो ये हम ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोसेस डिपेंडेंट होता है कि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। हम उसके अकॉर्डिंग टू पाथ को कंसीडर करते हुए देन यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर भाई, ये किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक बार कंफर्म करिएगा। अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं, जस्ट जो थेरेटिकल पॉइंट है ना, मैंने बस वो एक्सप्लेन किया है। पहला अप्रोच आता है क्वेश्चन का, वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसपे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी प्रोसेस तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे अभी आगे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमें कैसे ऑब्जर्व होता है, हमारे पास 3 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है ना, ये चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, दैट इज पी, वी एंड टी। तो 3 वेरिएबल है हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें से किसी एक को कांस्टेंट अपन एज्यूम करेंगे, रिमेनिंग दो में जो रिलेशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस है हमारे पास, है ना। जैसे पहला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, तो नेम से ही पता चल रहा है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल, जो भी रिलेशन हम निकालेंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंस में ही बात करने वाले हैं। डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है। सेकेंड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं, है ना। अगर वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट है तो डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर जो रहेंगे वो वेरिएबल रहेंगे। जो भी रिजल्ट अपन ऑब्टेन करेंगे वो इन दोनों के बेसिस पे करने वाले। थर्ड वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। सो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट लेके चलते हैं, है ना। और प्रेशर अगर कांस्टेंट लोगे तो डेल पी का वैल्यू 0, दैट मींस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। जो भी रिलेशन अपन निकालेंगे वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेफरेंस में निकालेंगे। फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तीनों टर्म वेरिएबल रहेंगे, है ना। तो इसमें एक क्यू का वैल्यू हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्यू इज 0,
दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल आर वेरिएबल, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के इक्वल हो जाए, इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, देन हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे भाई, वो प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन, जो अपन ने स्टेट फंक्शन ऊपर अपनी डिफाइन किया था, तो स्टेट फंक्शन वो होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें बस नॉन रहे, और साइकिल में चलोगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट इक्वल हो जाएगा। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी ऑलवेज जीरो। अगर कहीं पे भी साइकिल में अगर चल रहे हैं अपन, है ना, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही अगर दिख रहा है, सेम टाइप के प्रोसेस रहे, तो जो भी 7 टर्म्स थे ना, उनका साइक्लिक इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर वर्क डन और हीट रहे तो उस केस में हम जीरो नहीं भी बोल सकते हैं, पाथ डिपेंडेंट रहेगा। बट अगर स्टेट फंक्शन है, ऑलवेज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, है ना। जो भी क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे ना, सब में यही आपको थोड़ा सा फर्क आएगा। जो फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं अलग अलग, वो इन्हीं के बेसिस पे किया जाता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें, तो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं नहीं लिखा रहा कि ये फाइनाइट स्टेप में होता है, ये इनफाइनाइट स्टेप में होता है ना, ये इमेजिनरी है, ये रियल है। तो जो मेन पॉइंट है ना, अपन उसकी बात कर रहे हैं जिनका यूज हमें न्यूमेरिकल में होगा। तो जैसा अपन इक्विलिब्रियम आप रिवाइज किए होंगे, तो इक्विलिब्रियम क्या था, रिवर्सिबल होता है, कभी भी कंप्लीशन की टुवर्ड्स नहीं जाएगा वो, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज इनफाइनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब जो सेम पाथ के थ्रू रिवर्ट होता है, इरिवर्सिबल का मतलब जो सेम पाथ के अलोंग रिवर्ट नहीं होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस आर स्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल आर कुछ मेजरेबल रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू बात करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज इमेजिनरी व्हाइल द इरिवर्सिबल आर रियल। अब हमें जो पॉइंट है ना जिस पे फोकस करना, वो ये पॉइंट रहेगा कि जब भी अपन रिवर्सिबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपन सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग ना रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज। ये पॉइंट हमें फोकस करना है ना। सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम क्यों होता है, अभी एक लॉजिक समझेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम एट initial and final point only, initial and final point only, initial and final point। अब इसका लॉजिक क्या होता है समझना है। सपोज अगर मान लो कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर लेते हैं, और उसी पिस्टन फिटेड सिलेंडर के बेसिस पे हम कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अगर मान लो कि हमारे पास ये पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, और इस पिस्टन फिटेड सिलेंडर में सपोज अगर मान लो कि इस टाइम पे मैंने पिस्टन लगा के यहाँ पे रखा है, मैं सेम डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। और अपन ने इस पे ना बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए, ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल रखा हुआ है, और यहाँ पे सेम मास का पार्टिकल रख दिया अपन ने, है ना। इसका मास अगर मान लो m है, इसका भी मास मैंने क्या रखा भाई, m ग्राम रखा है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो चेंज आएगा ना, हम ऑलवेज किसकी बात करेंगे, आइडियल गैस की, है ना। फिजिक्स में किसकी बात होती है, रियल गैस की बात होती है। तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर किया जाता है, एंड वॉल्यूम को भी कंसीडर किया जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के मिड में जो अट्रैक्शन है ना, वो जीरो है ना भाई। और ये वॉल्यूम जो होगा, वो सिस्टम का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम जो होगा कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है।
अब क्या होगा कि भाई यहाँ से एक एक पार्टिकल यहाँ से रिमूव कर रहे होंगे। अब ये अगर यहाँ पे पिस्टन रुका हुआ है, इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा जो पी एक्सटर्नल है और यहाँ से लग रहा होगा पी इंटरनल। तो एट इनिशियल कंडीशन पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल है जिस समय पिस्टन रुका हुआ है। हम जब इस मास को हटाएंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, मतलब एक्सपेंशन वर्क की अपन बात कर रहे हैं। इसकी बात करें एक्सपेंशन वर्क की। मैं एक पार्टिकल यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक पार्टिकल रिमूव करने से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया है, नेग्लिजिबल चेंज आया होगा, हमें पता नहीं चला होगा, बट फिर से एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू ने एक दूसरे को उसके अकॉर्डिंग टू एडजस्ट किया होगा, फिर से पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एट ईच एंड एवरी रिमूवल ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, है ना, जैसे जैसे अपन पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा पी एक्सटर्नल है ना वो वेरी कर रहा होगा। भले ही मिनिमम चेंज बहुत छोटा सा चेंज दिखेगा, बट वेरी करता हुआ दिखेगा। बट अगर हम इसकी बात करें ना, यहाँ पे अगर आप एम मास हटाओगे तो सडन पिस्टन ने फ्री की तरफ जंप किया होगा, ऊपर की तरफ गया, जहाँ पे आपने स्टॉपर लगा के रखा होगा वहां पे रुका होगा। तो पी एक्सटर्नल जो है ना, ये ऑलवेज हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। या तो एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे हमें पी एक्सटर्नल का वैल्यू पता रहेगा, और एक फाइनल पॉइंट है वहीं पे हमें ये वैल्यू पता रहता है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस पी एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी इंटरनल। क्योंकि अगर इरिवर्सिबल के लिए बात करें ना तो पी एक्सटर्नल जो होता है वो पी इंटरनल के इक्वल नहीं रहेगा, है ना, हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनका यूज हम इस पूरे कंसेप्ट में करेंगे, और इस लॉजिक से ना हम आइडियल गैस इक्वेशन का जो फंडा होता है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज एप्लीकेबल at each and every point. Each and every point. जबकि अगर यहाँ पे बात करें अपन तो PV इक्वल्स टू एनआरटी इज एप्लीकेबल at initial and final point. Initial and final point. ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज की। कुछ डाउट है क्या? सर फिर तो रिवर्सिबल में पिस्टन मूव करेगा, रुकेगा नहीं। दोनों में मूव करेगा भाई, है ना। इसमें हम इन बिटवीन जो पिस्टन मूव किया ऊपर, उसके बीच में क्या चेंज हो रहा है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। रिवर्सिबल में हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे फाइंड आउट कर पाते हैं कि भाई क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ सर। तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हमारे पास दो है ना। पहला है हीट, दूसरा है भाई वर्क। अब हीट जो होता है ना वो टेम्परेचर चेंज के रीजन से होता है, और हीट का वैल्यू निकालने के लिए ना सिंपल हमें कैलकुलेशन ऑफ हीट पे थोड़ा फोकस करना है, और फिर कैलकुलेशन ऑफ वर्क की अपन बात करेंगे। तो हीट इज सिंपली एनर्जी चेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी चेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ हीट अगर बात करोगे तो हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है, मोलर हीट कैपेसिटी। ये सब पता है आपको, तो मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कंसेप्ट को, डायरेक्टली अपन लिख दे रहे हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो यहाँ से अगर मैं Q का वैल्यू निकालूं ना तो ये होता है CmDT 1 मोल के लिए। अगर आप N मोल के लिए बात करोगे तो Q का वैल्यू क्या होगा? NCmDT हो जाएगा। ठीक है। अब ये स्मॉल अमाउंट के लिए ये अपन लेके चल रहे हैं, कहीं पे अगर लार्ज चेंज रहा तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब अगर कहीं पे ये जो Cm है ना, इसको बोलते हैं अपन मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, और हमें यूनिट के बेसिस पे थोड़ा सा चेंजेस देखना पड़ता है। इसका यूनिट जो होगा ना जूल और केल्विन मोल होता है, और अपन क्यू का एक और फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, ये मास के केस में लिखा जाता है
Q इक्वल्स टू MSDT। अगर मोल को मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया ना, है ना, मोल इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अब ये जो S दिख रहा है ना, S क्या है अपना, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट जो होगा ना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको यूनिट में गलत करवाएगा थर्मोडायनामिक्स में, ये है जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन ग्राम। तो मास के टर्म तो गिवन है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू MSDT। और अगर कहीं पे मोल के टर्म्स में रहे तो हमें NCM/dt यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई? अब आपसे ये पूछा जाता है कि सीएम जो है ना, सीएम किस टाइप का फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट है या फिर पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हमें इसके लिए किस पे फोकस करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। क्यू क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट। क्यू क्या है भाई, पाथ डिपेंडेंट है ना। तो सीएम जो होता है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज आल्सो अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। तो आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, या ABCD बहुत सारे डेटा दे दिया, लास्ट में बोल देगा कौन कौन से पाथ डिपेंडेंट है। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज आल्सो अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। अब मोलर हीट कैपेसिटी अपन निकालते कैसे हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, मैंने आपको बताया भी है। CP CV का वैल्यू आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल फॉलो करने के लिए। 90% क्वेश्चन में दिया रहता है। 10% क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें आपको CP और CV का वैल्यू गिवन नहीं रहेगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हेलो, एक बार कंफर्म करिएगा, मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? क्लियर है। तो वो जो मोलर हीट कैपेसिटी का टेबल है ना, मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आप वो वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, है ना, हम थोड़ा सा मूव करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच पे। अब वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, समझिएगा इस फंडे को, कि हमें पीवी वर्क कंसीडर करना है। जब भी अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो हमें ऑलवेज मैकेनिकल वर्क डन कंसीडर करना पड़ता है, दैट इज द पीवी वर्क। अब पीवी वर्क के लिए ना हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है, उन साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली हीट के लिए भी हमें क्या करना है, कुछ साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। तो हीट के लिए जो साइन कन्वेंशन रहेगा, क्या है साइन कन्वेंशन, लॉजिक समझना है। साइन कन्वेंशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। साइन कन्वेंशन में कि अगर कहीं पे अपन ये बोल दे कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया तो अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं इस प्रोसेस को, है ना। और जो एब्जॉर्ब किया होगा कहाँ से मिला होगा इसको, तो रिलीज बाय द सिस्टम बोल देंगे, रिलीज्ड बाय सराउंडिंग। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम और रिलीज्ड बाय सराउंडिंग, इसको अपन पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं। एंड हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम और एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, और एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, इसको अपन नेगेटिव पकड़ के चलते हैं। सेम अगर वर्क डन की अगर बात करें ना, तो वर्क डन जो होता है हमारा मैकेनिकल वर्क डन, पीवी वर्क डन की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ IUPAC साइन कन्वेंशन है हमारे जो फॉलो करना पड़ता है। तो अगर इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो दो टाइप के वर्क होते हैं, एक एक्सपेंशन वर्क होता है, एक कंप्रेशन वर्क होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर रहे ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, किस पे वर्क किया होगा, सराउंडिंग पे। और वर्क डन ऑन सराउंडिंग बोलते हैं अपन, है ना। वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वर्क डन इज ऑलवेज कंसीडर एज नेगेटिव। सेकंड फंडा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूँ, और वर्क डन बाय द सराउंडिंग,
और वर्क डन बाय द सराउंडिंग, इसको लेके चलेंगे अपन पॉजिटिव। ये होता है कंप्रेशन वर्क डन, कंप्रेशन वर्क डन। अब ये कैसे निकालेंगे, लॉजिक समझना है। तो सपोज हमारे पास कोई एक पिस्टन है, हमने जो कॉपी किया था उसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं दो कंडीशन बना रहा हूँ, है ना। एक बार पिस्टन यहाँ पे है और हमने इस पे वर्क किया है एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, हमने ये वैल्यू ले ली है। ये जो डेटा है ये इनिशियल है, इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2, ठीक है। ये P एक्सटर्नल लग रहा होगा, अंदर से P इंटरनल लग रहा होगा, सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वर्क डन जो मैकेनिकल वर्क डन होता है ना, हमें PV वर्क लेना है, तो ये माइनस ऑफ PdV के इक्वल होगा, है ना। दैट इज माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू dV। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि अपन एक्सपेंशन करा रहे हैं, एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे P एक्सटर्नल इनटू dV ले लिया। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो वर्क डन का मतलब क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू dx, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम है, माइनस ऑफ F डॉट dx हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, मैंने यहाँ पे माइनस रखा है, यह होगा P एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू dx, ठीक है। अब मैं A इंटू dx को क्या लिख सकता हूँ, dV, है ना, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ये आएगा माइनस का P एक्सटर्नल इंटू dV, है ना। अब अगर मेरे को लार्ज चेंज के लिए वैल्यू निकालना है, तो लार्ज चेंज के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो dW का इंटीग्रेशन जो होगा ना, वो इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव P एक्सटर्नल इंटू dV, है ना, फ्रॉम VI टू VF, V इनिशियल टू V फाइनल, ठीक है। अब यहाँ से जब वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आया, P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1 आया, या V फाइनल माइनस का V इनिशियल लिख देता हूँ, है ना। हमने यहाँ पे V1 और V2 एज्यूम किया था, V2 और V1 ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखिए आपने, V2 माइनस का V1 आ गया। तो कोई भी प्रोसेस अगर आ जाए ना, हमें वर्क डन के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर जहाँ पे P एक्सटर्नल वैरी करेगा, उस केस में हमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ये लॉजिक आ जाता है। अब यहाँ पे आप गलत कहाँ पे करोगे, लॉजिक समझना, यूनिट में गलत करोगे, कंफर्म है जेईई वाले आपसे गलत करवा देंगे, लॉजिक सीखना है ध्यान से। अब वर्क डन जो रहता है ना, ये जो वर्क डन अपन ने निकाला, ये वर्क डन जूल में निकालते हैं अपन। अगर ये जूल में है तो P एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा, पास्कल, और वॉल्यूम किसमें होगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क डन की अगर बात करें अपन, तो यूनिट ऑफ वर्क डन हम जूल में लेके कंसीडर करते हैं। बट कभी कभार ना, देखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या बोल देगा भाई, कि जूल में हमें नहीं कुछ और वैल्यू लिखा मिलेगा आपको, है ना। जैसे ये जूल है, जूल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये ATM लीटर के इक्वल होगा, ATM लीटर भी हो सकता है यूनिट, या फिर इसका यूनिट जो होगा ना, वो बार लीटर भी ले सकते हैं ना। प्रेशर का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा, प्रेशर के 3 यूनिट है, पास्कल भी है, ATM भी है, बार भी है ना। तो तीनों में अलग अलग रिलेशन ले सकता है। अब हमें इनका यूनिट में कन्वर्जन आना चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल में गलत करवाएगा वैल्यू आपके। हमें 1 ATM लीटर को बार जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और 1 बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 ATM लीटर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे, तो ये वैल्यू होगा 101.3 जूल होता है, और 1 बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू 100 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें यूनिट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, यूनिट वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। वर्क डन के जो भी न्यूमेरिकल पूछते हैं से तो आप कर ही लोगे, तो आपसे गलत कहाँ करवाते हैं जी, यहाँ पे गलत करवाएगा यूनिट। फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर कन्वर्जन टाइम ATM लीटर और 1 बार लीटर में नहीं आएगा, बट जो क्वेश्चन जो पूछा था ना वही लिखना है आपको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इंटीजर टाइप का पूछ लेगा, और इंटीजर टाइप में वैल्यू में चेंज देखने को मिल जाएगा। समझ गए। चलिए दैट
नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी को अपन यू या ई से डिनोट करते हैं, दोनों टर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं पे यू कहीं पे ई लिखा हुआ मिलेगा। इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, किसी भी सिस्टम के पास जितने भी टाइप की एनर्जी है उन सबके समेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, है ना। बट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो ओनली हमें जो इंटरेक्शन देखना है ना, वो पोटेंशियल और काइनेटिक के रिस्पेक्ट में करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? इज समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब ऑल काइंड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? जो सिस्टम खुद लगा रहा है उसको भी कंसीडर करना है और एक्सटर्नल फैक्टर को भी लेके चलते हैं। बट थर्मोडायनामिक्स में हम ऑलवेज इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे, और इंटरनल फैक्टर में भी जैसे मान लो कि कहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, चार्ज के रीजन से एनर्जी हो गया, मास के रीजन से एनर्जी हो गया, है ना। इन सब वैल्यू को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इनमें कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं है ना। एनर्जी की वैल्यू चेंज करने से कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो चेंज का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो बेसिकली हमें डेल्टा यू अगर निकालना है ना, तो डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। बट हमने क्या कंसीडर किया है? केमिस्ट्री में हम आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं, है ना। तो आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हमने क्या लिया? आइडियल गैस, इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है ना। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। तो एक क्वेश्चन हर बार थ्योरेटिकल पॉइंट में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ लेता है आपसे, है ना, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ना, किस पर डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज पर डिपेंड करेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप क्या बोलोगे? करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई कंफ्यूजन है भाई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप क्या बोलोगे? करेक्ट स्टेटमेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत है भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत है किन्हीं को भी? एक बार बोल दे हाँ या ना। नहीं है। इंटरनल एनर्जी की अगर फॉर्मूले की बात करें ना, तो कोई भी प्रोसेस आ जाए, कोई भी प्रोसेस अगर आ जाए, तो इंटरनल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा एक रिजल्ट आपको बता देता हूँ, और देन हम डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू का वैल्यू ना, और ईच एंड एवरी केस फॉर्मूला विल बी एनसीवी दी थी। एक ही फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। कहीं पे भी कुछ भी अगर आ जाए ना, कोई भी प्रोसेस रहे, है ना, तो हमें हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, एनसीवीडीटी। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? हेलो, ये कैसे आता है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ या पता है? रहने दूँ? सब पता है। यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, डेल यू इक्वल्स टू एनसीवीडीटी। अब हम आते हैं पहले वाले फंडे पे, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करके फिर न्यूमेरिकल पे अपन डायरेक्ट मूव कर जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं जस्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये भी आइडिया है आपको, डेल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ से ना आपको क्वेश्चन पूछने का कि अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आइसोथर्मल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर लिखते हैं अपन, तो आइसोथर्मल में टी का वैल्यू कांस्टेंट था, है ना, डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल यू का वैल्यू जीरो, है ना। दैट मींस मैं ये लिख सकता हूँ क्यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू होगा।
आइसोथर्मल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। आइसोकोरिक की अगर बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट है ना, डेल वी का वैल्यू 0। अगर डेल वी का वैल्यू 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 है तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा दिखेगा, डेल यू इक्वल्स टू क्यू। तीसरा है भाई आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। तो आइसोबैरिक में हमें थर्मोडायनामिक्स का पूरा लॉ लिखना पड़ेगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। एडियाबेटिक अगर आ गया तो एडियाबेटिक के लिए हीट सप्लाइड 0 होता है ना। क्यू का वैल्यू 0, अगर क्यू का वैल्यू 0 है तो डेल यू का वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होते हैं है ना, उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है ना। चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0। स्टेट फंक्शन क्या था, डेल यू है ना, तो डेल यू का वैल्यू 0, वर्क डन का वैल्यू माइनस ऑफ क्यू। अगर वैक्यूम की बात करें अपन, तो वैक्यूम में क्या होता है भाई, पी एक्सटर्नल ही 0 लेके चलते हैं। अगर पी एक्सटर्नल 0 लोगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाता है। तो ये आपसे ना कभी कभार ये पूछ लेगा भाई कि कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा दिखता है, ये हम लेके चलते हैं। देन लास्ट टर्म ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी, अब एंथैल्पी एक हाइपोथेटिकल टर्म था जिसको अपने एज्यूम किया था रिलेशन को बनाने के लिए है ना। तो एंथैल्पी को हमने ऐसे एज्यूम कर लिया कि एंथैल्पी इज अ समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू multiplication of P into V, summation of internal energy and product of pressure and volume। अब जब भी अगर कोई चेंज देखते हैं ना, तो चेंज के केस में हम इंटरनल एनर्जी डेल यू हो जाएगा। पी और बी दोनों वेरिएबल है, तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट लोगे, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लोगे। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, और वो रिजल्ट ये है कि जब भी अगर डीएच की बात करें ना आपको है ना, तो डीएच में हमेशा हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डी टी है ना, ये भी एक डेरिवेशन के थ्रू मिलता है, पता है आपको है ना। मैं सिंपल जस्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसका आपने को यूज करना है। तो ये एनसीपी डेल्टा एच कहीं पे भी आ जाए, कोई भी प्रोसेस एनसीपी डी टी यूज करना है, डेल यू कहीं पे भी आ जाए एनसीपी डी टी यूज करना है ना। और रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होगा मैक्सिमम टाइम। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो ये वैल्यू होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू यू प्लस डेल पी वी था है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा यू इंटू डेल्टा पी वी। अगर कहीं पे चेंजेस कहीं पे कुछ दिख रहा होगा आपको मोल पे है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का पी टू बी टू माइनस का पी वन बी वन। तो जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं ना, या दोनों डेटा अगर गिवन रहेगा तो हम डेल्टा एच का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में ना अगर कहीं पे चेंज देखने को मिलता है, जैसे मोल वगैरह चेंज हो जाए, केमिकल चेंज के लिए थर्मोडायनामिक सप्लाई नहीं रहेगा है ना। अगर कहीं पे कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और फेज चेंज में पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा हो है ना, उस केस में हम ये बोलते हैं कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल एन वी को हम क्या बोलेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का फंडा लगाएंगे तो एन डेल आर टी लिख सकते हैं आप इसको है ना, एनआर डेल्टा टी। और इन तीनों अगर वैल्यू को हम इक्वेट कर लेना, जैसे डेल्टा एच क्या होता था, एनसीपी डी, डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डी, और ये है एनआरडीटी। तो एन और डी वाले टर्म को गायब कर दीजिए, तो एक रिलेशन जो हमारे पास आता है ना, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, वो यहाँ से जनरेट हो के आता है ना, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। और कुछ और रिजल्ट यहाँ से आ जाएंगे, अगर मैं तो सीपी माइनस सीवी के टर्म्स में लिखूं तो ये आर होता है, और सीपी बाई सीवी को हम बोलते हैं गामा, डेट इज पॉइजन्स रेशियो।
पॉइजन रेशियो, और यहाँ से अगर मैं सीवी को लिखूं आर और गामा के टर्म्स में, तो ये आर बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा, और सीपी जो है गामा टाइम ऑफ सीपी होता है, तो गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जिन रिजल्ट को हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। देखिए, एक ये हो गया, एक ये तो वही है, एक ये वाला फंडा, और इन दोनों में गामा टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है डायरेक्टली, ये हमें चेंज देखने को मिलता है। अब हम आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 5 मोल ऑफ O2 gas are heated in a closed rigid container, in a closed rigid container, in a closed rigid container. Calculate heat required. Calculate heat required to change its temperature. To change its temperature from 27 degrees C to 227 degrees C. तो ये कैलकुलेट क्या होगा आंसर? नोट में 2 और पॉइंट्स जहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है ना, वो डेल्टा यू होता है। सर 250 हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो डेल्टा एच होता है। क्या भाई? 2500 2500 यूनिट सर लीटर एटीएम लीटर एटीएम। सर नहीं तो गलत कर दिए, वो छोड़ दीजिएगा आंसर। वो तो छोड़ दिया भाई। टू 20750 जूल्स 20750 जूल्स जूल्स में आया। ओके, देखते हैं भाई। 207 में लिख दे रहा हूँ। 20750 ओके, 20750 जूल आ रहा है। और बच्चे आपका आंसर क्या आ रहा है, एक बार कंफर्म करिए। अरिजीत, तू है मीटिंग में या नहीं है? सर है। तो आंसर बता भाई। अब अगर इस क्वेश्चन को रेट करोगे ना, तो क्या लिखा हुआ भाई, हमें इस पे फोकस करना है ना। ये क्लोज रिजिड कंटेनर है। क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट पे हमें क्या निकालना है ना, हीट रिक्वायर्ड। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू होता है ना। तो हमें सिंपल डेल्टा यू निकालना था। डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी dt। एन का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस। सीवी का वैल्यू क्या होता है, 5/2 आर। तो मैं आर का वैल्यू 2 ही ले लूं।
कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.98 होता है, मैंने इसको 2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, चेंज किया आएगा 200 का आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा, है ना भाई। तो ये कितने आ रहे होंगे, 5000 कैलोरी, दैट इज 5 किलो कैलोरी, है ना। 5 किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे, यही नियर बाई। आपने शायद 4.18 यूज किया है ना। 1.98 यूज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। सर मैं जूल में 8.314 यूज किया था। हाँ, अच्छा 8.314 लिए तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट हो जाएगा। 25/3 यूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये नियर बाई 20900 जूल आएगा। यही आ रहा है, एक बार ट्राई करिए। कैलोरी का कन्वर्जन बता दीजिए ना। क्या क्या कैलोरी का कन्वर्जन कैलोरी और जूल में कन्वर्जन 4.18। हाँ सर। 4.18 भाई मेरे, 4.18 हिंट में दिया रहेगा 4.2, तो 4.2 यूज कर लेना। क्लियर। हाँ सर बन गया। सर बन गया था, तो यूनिट चेंज नहीं कर पा रहे थे। यूनिट जैसा रहेगा उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना, आप उसके अकॉर्डिंग टू ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, और फिर हम चलेंगे इंडिविजुअल प्रोसेस पे। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस undergoes expansion from 10 liter to 20 liter, from 10 liter to 20 liter against a constant external pressure, against a constant external pressure 5 bar. If change in temperature is 100 Kelvin and heat capacity of process is 60 joule per Kelvin, then the value of delta U is, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। करिए ट्राई, क्या होगा। एक बार सॉल्व हो जाए तो आंसर बता दीजिएगा। टेन टू द पावर 3 जूल्स। 10 to the power 3 जूल करेक्ट है। टेन टू द पावर 3 जूल करेक्ट है।
और बच्चे आंसर आ गया आपके? रिमेनिंग बच्चों का आंसर आ गया है? एक बार कंफर्म करिए। एक बार कंफर्म करिए बच्चे, आपके आंसर आ गए हैं ना? अरिजीत आंसर आया? ऐसा नहीं है। नहीं आया, ट्राई करो फिर। रिवीजन लगता है नहीं किया है तूने थर्मो का ना? सर थर्मो न्यूली पढ़ रहे हैं। न्यूली पढ़ रही हूँ। फिर सॉल्व कर, नहीं हुआ तो फिर आगे करता हूँ मैं। अरिजीत हुआ या नहीं? सर ये बता दीजिए। बता दो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ना ध्यान से तो क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? और हमें डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है और हीट कैपेसिटी दे के रखा है। तो हीट कैपेसिटी के हेल्प से क्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सीएम डेल्टा टी, है ना? जूल पर केल्विन पर मोल ही है, कुछ अगर गिवन नहीं है तो सी इंटू डेल्टा टी करोगे तो ये 60 इंटू 100 आएगा, डेट इज 6000 जूल आया। अब हमें डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू निकालने के लिए कोई गैस वगैरह तो गिवन नहीं है कि हम एनसीवीजीटी लगा दे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यही था ना, मतलब V2 माइनस का V1। कोई कंफ्यूजन? सर अब बन जाएगा। तो बनाओ फिर, एक बार बनाओ जल्दी, गलत मत करना। सर प्लस 1000 जूल। प्लस का 1000 जूल करेक्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से पहले अब हम इंडिविजुअल प्रोसेस की बात कर लेते हैं, है ना, कि उसमें क्या क्या फॉर्मूला रहेगा और हम कैसे अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें एक ही वैल्यू बस निकालना है, वो है डेल्टा यू। कैसे देखना है, आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा बी का वैल्यू कांस्टेंट, सॉरी बी का वैल्यू कांस्टेंट तो डेल्टा बी का वैल्यू 0 होगा। अब डेल यू का ना एक ही फॉर्मूला था, वो था एनसीवी डी, और एक सीवी को ना हम आर और गामा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे गामा का वैल्यू गिवन रहेगा ना पॉइजन्स रेशियो। उस केस में आप इसको लिख सकते हो एन आर बाई गामा माइनस 1 इंटू डी टी लिख दोगे। ठीक है, तो एक पहला फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट हो गया डेल्टा यू का। कोई भी क्वेश्चन आए हम पहले यही अप्रोच लगाएंगे, डेल्टा इक्वल टू एनसीवी डी टी। अगर एनसीवी का वैल्यू गिवन नहीं रहे, कहीं पॉइजन्स रेशियो अगर दे दिया है, उस केस में एन आर बाई गामा माइनस 1 इंटू डी टी लगा दीजिएगा। डेल्टा एच जो होता है ना वो एन सीपी डी टी होता है, और सीपी और सीवी में हमने रिलेशन सीखा है कि सीपी इज गामा टाइम ऑफ सीवी, है ना? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, गामा टाइम ऑफ एनसीवी डी टी, और एनसीवी डी टी क्या था, डेल्टा यू, है ना?
तो डेल्टा एच निकालने के लिए हमें गामा से जस्ट मल्टीप्लाई करना है डेल्टा यू को, आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई। वर्क डन का वैल्यू ऑलवेज 0, क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 होता है। और अगर वर्क डन 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो आइसोकोरिक के लिए ना आपको क्या करने रहते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ओनली डेल्टा यू निकालना है। अगर आपने डेल्टा यू निकाल लिया तो चारों वैल्यू आपके निकल जाएंगे, है ना। अगर आपने डेल्टा यू निकाल लिया तो चारों वैल्यू आपके निकल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है भाई? एक बार बोल दे हाँ या ना। अरिजीत कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ से ना एक ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और ग्राफिकल अप्रोच में हमें क्या कंसंट्रेट करना है, समझना है। तो दो टाइप के ग्राफ आएंगे, एक तो आएगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में जिस लाइन पे वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट वो आइसोकोरिक होगा, कोई टेंशन है नहीं। पहली बार टेंशन कब आता है ना, बहुत बार जेईई मेंस और जेईई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमें ना एक पीवी कर्व दे दे, सॉरी पीटी कर्व दे देगा। और पीटी कर्व में ना ये ऐसे लाइन बने रहेंगे, कुछ ऐसा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। अगर ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास होना तभी हम इसको बोलेंगे आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था। ठीक है। हम स्लोप की बात जब भी करते हैं ना, तो स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और मस्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। ये दो लॉजिक रहता है, तभी हम उसको बोलते हैं स्लोप वाला कंसेप्ट। तो आइसोकोरिक होने के लिए हम इस लाइन को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में पास करेंगे, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तभी आइसोकोरिक है, अगर नहीं पास होगा तो हम उसको आइसोकोरिक नहीं बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बनाता है, एक ट्रायंगल बना के दे देगा इन जनरली, है ना। ट्रायंगल का एक लाइन ऐसे बनाएगा, कुछ ऐसा रख के, तो हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि कौन सा आइसोकोरिक है कौन सा आइसोबेरिक है। तो ये लाइन आइसोकोरिक तभी होगा जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करें और ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भाई? नहीं है। नहीं। चलिए फिर एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं अपन। लैंग्वेज क्वेश्चन का 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला को पॉइंट भाई, स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? y2 minus y1 by x minus x1। क्या क्या? y2 minus y1 by x2 minus x1। तो वही वाला फंडा यहाँ पे भी लेके चल रहे कि स्लोप जो होता है ना उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए और मस्ट भी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो अगर ओरिजिन से पास होगा तभी हम इसको आइसोकोरिक बोलेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं पास हो रहा है तो हम उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ सर। heated from 27 degree 2 to 327 degree C in a closed rigid container, in a closed rigid container। जैसे ये टर्म लिखा हुआ मिल गया ना, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, दैट मींस ये क्वेश्चन कहाँ का है, आइसोकोरिक प्रोसेस का हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, वर्क डन एंड क्यू इन किलो कैलोरी, है ना। थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, है ना। यूनिट सॉल्व मत कर लेना, हमें किलो कैलोरी के टर्म्स में निकाल लेना। करिए, सॉल्व करिए।
सर डेल यू इक्वल टू 7.5 किलो कैलोरी 7.5 किलो कैलोरी। और क्यू इक्वल टू 7.5 किलो कैलोरी, हाँ क्यू भी 7.5 किलो कैलोरी। ना गलत कर दिए, डेल यू ही गलत हो गया। सर डेल यू 3.75 किलो कैलोरी। हाँ ये सही है, 3.75। ठीक है। डेल यू 3.75 किलो कैलोरी करेक्ट है। डेल यू यू क्यू भी वही होगा। डेल एच बता दीजिए, वर्क डन तो 0 है। सर डेल एच 17.5 किलो कैलोरी। 75 5.25 किलो कैलोरी। 5.25 करेक्ट है। सर क्या गलत किया समझ में नहीं आ रहा। अरिजीत कैलकुलेशन और कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सब कुछ पता करते हुए भी फाइनल कैलकुलेशन गलत मत करना। गामा से मल्टीप्लाई करना है, गामा का वैल्यू पता क्या होगा? सीपी बाई सीवी होता है 7/5। 7/5, तो मल्टीप्लाई कर 7/5 से। क्या गलत हो गया इसमें? डेल यू कैसे आया? डेल यू तो एनसीवीडीटी था ना। हाँ डेल यू क्या होता है? एनसीवीडीटी, यही था ना। एन का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? इट गिवन है, तो 80 सर बाई। हाँ ये 32 होता है, ये 16 ले लिए थे। वाओ बहुत सही। ऐसे मत करना अभी भाई, सर ऐसे। डेल 5.25। क्या भाई, फिर से बता। सर आंसर आ गया, डेल 5.25। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आंसर ये है, वर्क डन का वैल्यू 0। क्लियर? अरिजीत आंसर आया? हाँ सर आ गया था। ओके, अब आइसोबैरिक के लिए चलते हैं। अब आइसोबैरिक में डेल्टा यू का फॉर्मूला एक ही है, कभी चेंज होगा नहीं, एनसीवी है ना। या इसको लिखोगे आप एन आर अपॉन गामा -1 dt। डेल्टा यू जो होगा, सॉरी डेल्टा एच जो होगा, वो गामा टाइम ऑफ, ये एनसीपी dt लिख लो, या फिर गामा टाइम ऑफ डेल यू हो जाएगा। ये भी सेम ही है भाई, अपने पास कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। देन अगर रियल गैस आता है तो रियल गैस में थोड़ा सा चेंज होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 यूज करेंगे, है ना। अगर रियल गैस आता है तो यहाँ पे हम जो रिलेशन ड्राइव किए थे ना, वो रिलेशन यूज करना पड़ेगा, P2V2 माइनस का P1V1। ये है रियल गैस के लिए। आइडियल गैस मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, केमिस्ट्री में, वो आइडियल गैस के लिए पूछा जाएगा आपसे। अगर हम Q की बात करें तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच। Q का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, जो डेल्टा एच है वही Q होगा, है ना। जो डेल्टा एच है वही Q होगा। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? नहीं वर्क सर। डन के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? P एक्सटर्नल इंटू dV। एक तो P एक्सटर्नल V2 माइनस का V1 लगेगा, हर जगह P एक्सटर्नल का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, P ही लिखोगे आप, है ना। अब अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूले की अगर बात करें ना, तो कभी कभार आपको ना, अगर मान लो कि आइडियल गैस अगर गिवन है ना, अगर कहीं पे कोई आइडियल गैस गिवन है, तो मैं इसको P एक्सटर्नल का वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसा लिख सकता हूँ P डॉट डीवी। और P डॉट डीवी अगर आया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, एक साथ कर दे रहा हूँ, है ना। या D ऑफ P भी लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेशन ऑफ D ऑफ P भी, है ना। और D ऑफ PV को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ PV इक्वल्स टू nRT, तो D ऑफ nRT। तो अगर कहीं पे टेम्परेचर मेंशन रहे ना और वर्क डन का वैल्यू आपसे पूछ ले, ये होता है nR डेल्टा T के इक्वल्स टू। अगर क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन रहा तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें एक ही लगाना पड़ता है ना। इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, जो भी कॉमन फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया ही नहीं है ना, और हमें प्रेशर का भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हो, ओनली टेम्परेचर गिवन है और उस केस में वर्क डन पूछ लिया, उस केस में हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहे हैं, दैट इज एनआर डेल्टा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? सर बोलिए। आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो P2V2 माइनस P1V1 कैसे है? कहाँ पे? आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता अरे है। ये रियल गैस के लिए अगर बात करेंगे ना, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन होता है ना, और रियल गैस में हमें अट्रैक्शन फोर्स वगैरह कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है ठीक सर। है।
तो ये मैं रियल गैस के लिए लिख रहा हूँ, रियल गैस के केस में हमें ये फंडा अप्लाई करने पड़ते हैं। क्लियर? हाँ सर। चलिए, अब यहाँ से न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है ना, वो क्या पूछा जाएगा, दो ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे भी आएंगे फिर से। एक ग्राफ क्या पूछा जाएगा, P वर्सेस T का। अगर P के अलॉन्ग कांस्टेंट लाइन है तो क्या बोलोगे, आइसोबैरिक। बट अगर आपसे पूछ लिया V वर्सेस T का कर्व ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अगर ये ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा तो ये आइसोबैरिक है, अगर पास होता हुआ नहीं दिखा तो आइसोबैरिक नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉपिक को भी। लैंग्वेज लिखना है 20 ग्राम ऑफ हीलियम, गैस इज हीटेड at constant pressure such that its temperature changes by 400 Kelvin. Calculate delta U, delta H, work done and Q in kilocalorie. फिर ये ट्राई। आंसर आंसर बताइए। Del U 0.6 kilocalorie, del H 1 kilocalorie, W equal to -4 kilocalorie. गलत कर दिया। Sir, U 1.5, H 2.5, W U minus 1.5, sir, क्या बोले था आप? del U del H, work done in Q। डेल यू आपका 1.5 किलो कैलोरी, डेल एच अच्छा 2.5। सर ऐसा बोल। सर हीलियम तो मोनोएटॉमिक गैस है ना? हाँ, हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, सही बोल रहे हो आप। तो डेल्टा यू क्या होगा, NCVDT। सर डेल्टा यू 6 किलो कैलोरी आ रहा है, डेल्टा एच 10 किलो कैलोरी। 20/4 हो जाएगा। CV का वैल्यू बताइए मोनोएटॉमिक के लिए। सर 3/2 आर। 3/2R। 3/2R। आप लोग कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए हैं, है ना। सर डेल्टा यू 6 किलो कैलोरी आ रहा है।
हाँ तो 1.5 कैसे आया था प्रेम से? कैलकुलेशन से, मिस्टेक से, है ना? अरिजीत मैं कहाँ वो पे कर? 400 लिखे हैं, मैं 100 देखा। अच्छा 100 देख लिए, कोई बात हाँ नहीं। वो आपका 100 लिखा था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हाँ कर दिया। इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, सही बोल रहे हो। डेल्टा एच भाई अब सर तो 10 आई किलो है। कैलोरी। वर्क डन तो माइनस 10 हो 4 किलो जाएगा, कैलोरी डेल्टा है एच ना। टू 10 हो जाएगा। हम्म। सर वर्क डन 4 आ रहा है। तो ये इस केस में डेल्टा एच जो होगा वो गामा टाइम ऑफ डेल्टा यू होता है। गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/3। तो यह 10 किलो कैलोरी और यही वैल्यू है क्यू का भी, है ना? और वर्क डन क्या क्या डेटा गिवन है आपको? टेम्परेचर का चेंज गिवन है तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, -5, आर का वैल्यू 2 ही ले लेता हूँ, इसको 400 लिख देता हूँ, है ना? तो ये हो जाएगा 10 मतलब -4 किलो कैलोरी, यही ना? अजीत भाई यही सेम ना? एक बार कंफर्म करना। सेम। ओके चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लॉ लगा दिया। से बोले से डेली यू निकाले थे पिछले केस में, पहला फॉर्मूला लगा के आप वो जो ऊपर लिखे, तो उससे गलत ही आया था। नहीं, पहला इसमें फॉर्मूला मतलब इधर इधर पे इस पेज में जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला ऊपर, हाँ। एनसीवीटीटी। एनसीवी उसके बाद एन इंटू आर बाई गामा -1 dt। तो इसमें आप गलत किए हो, देखो इससे भी निकालेंगे सेम ही आएगा। कैसे देखना? एन का वैल्यू तो सेम रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। सर नहीं। हम्म। गामा का वैल्यू क्या होता है? सीपी बाई सीवी। गामा का वैल्यू क्या होता है? सीपी बाई सीवी। 5/3। सीपी बाई सीवी 5/3 है। ओके सेम ही तो आएगा। वही तो, पता नहीं वो कुछ और खतरनाक कैलकुलेशन किया है इसलिए आ रहा होगा। और यहाँ पे dt लिखना है तो ये आएगा 400, है ना? अब ये 5 इसका एलसीएम अगर लोगे तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर 3/2 आर आ जाएगा। यही तो आ रहा है भाई यार। अरिजीत कुछ गलत किए दिखाया, अभी तक भी नहीं दे रहा है। अभी तक नहीं दिखा? एलसीएम में गलत किए। 5/3 ये क्या होगा? 2/3 ना, तो 3r/2 यही तो लिखा है 3r/2। हाँ सर। आप एलसीएम में गलत कर दिए, नहीं तो रेशियो जो लिए ना उसमें मिस्टेक कर दिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। ठीक है हाँ सर, वो वन नीचे 2/3 आ रहा था, तो काट के 3 आना चाहिए था, 1/3 ले लिया। वो मिस्टेक नहीं करना है। अभी जो भी कैलकुलेशन है ना आसान ही रहता है भाई। नेक्स्ट है भाई कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू और 1 मोल सब्सटेंस undergoing a change undergoing a change from 5 bar 4 liter 300 Kelvin to 5 bar 8 liter 500 Kelvin। कुछ हिंट गिवन है। वैल्यू ऑफ सीवी इज 25 जूल पर केल्विन पर केल्विन मोल, है ना? एंड वैल्यू ऑफ सीपी इज 30 जूल पर केल्विन मोल। ट्राई करिए क्या होगा आंसर।
सर डेल्टा एच 6 किलो जूल और डेल्टा यू 5 किलो जूल। फिर से बताइए। डेल्टा एच 6 किलो जूल और डेल्टा यू 5 किलो जूल। डेल्टा एच 6 किलो जूल करेक्ट किए, डेल्टा यू गलत हो गया। डेल्टा यू मेरा भी 5 किलो जूल ही आ रहा है। तो आपका भी गलत हो गया। ऑप्शन में मिलेगा लिखा हुआ 5। सर 4 के आसपास होगा कुछ। 4 के आसपास होगा। 4 किलो जूल बोल सकते हैं। 4 किलो जूल इज करेक्ट आंसर। 5 वाले का गलत है, 4 वाले का सही है। अरिजीत आंसर ढूंढ, कहाँ पे मिस्टेक किया? एनसीवी डेल्टा टी लगाया था। एनसीवी डेल्टा टी लगाया तो गलत हो गया। क्यों नहीं लगेगा एनसीवी डेल्टा टी अरिजीत? इसमें एनसीवी डेल्टा टी नहीं लगेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ जाएंगे। मोल्स अगर चेंज है तो फिर हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। देखिए अब इसमें क्या है भाई, प्रेशर का वैल्यू सेम है 5 बार, बट वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहा है। तो मोल जो है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पहले वाले डेटा के लिए लगाओगे और दूसरे वाले डेटा के लिए लगाओगे तो मोल के वैल्यू चेंज आ जाएंगे, है ना। अगर मोल का वैल्यू चेंज आ रहा है तो डेल्टा यू को डायरेक्टली हम एनसीपीडीटी अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो पहला वाला डेल्टा एच तो मेरे को निकल जाएगा एनसीपीडीटी से, है ना। इसमें तो कोई चेंज है नहीं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है। एन का वैल्यू क्या गिवन है 1 मोल। सीपी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 30, है ना। और डीटी का वैल्यू 200 गिवन है। तो किलो जूल में अगर निकालेंगे तो 6 किलो जूल आ गया। बट डेल्टा यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो रिलेशन था ना वो यूज करना है अपने को, है ना। डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस का P1V1, है ना। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज देखने को मिल रहा है। डेल्टा एच अपन ने निकाला है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। P2V2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। P2 इज 5 बार, वॉल्यूम इज 8 लीटर, है ना। ये बार लीटर है, याद रखना यूनिट कन्वर्जन। ये है 5 बार और ये 4 है। यूनिट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जूल में आ गया, है ना। ये किस में आ गया भाई, जूल में, है ना। अब ये 40 माइनस 20 मतलब 20 इंटू 2000 जूल, मतलब ये 2 आ किलो गया जूल। आंसर। तो डेल्टा यू जो होगा वो 4 किलो जूल हो जाएगा। चलिए देख आते हैं अपन आइसोथर्मल पे। इंटू डीवी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मोल चेंज हो रहा है भाई, 3 बार बताया मैंने। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ पे लगाएंगे। ये पी कांस्टेंट है, वी और टी दोनों चेंज हो रहा है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीवी बाई आरटी। दोनों के लिए देखिए वैल्यू सेम आ रहा है। नहीं सर। नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा। क्लियर। हाँ सर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें ना, तो आइसोथर्मल आपसे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसो के कोरिक और आइसोबैरिक से किसी न किसी शिफ्ट में रहेगा। पर जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं पूछने के, वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब आइसोथर्मल की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई एनसीवी dt था। डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, डेल टी 0 तो ये भी 0। डेल एच भी गामा टाइम ऑफ यू होता है तो ये भी 0 हो गया। तो ये दोनों तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब वर्क डन अगर निकालना है मेरे को और हीट निकालना है, तो हीट का वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में ना आइसोथर्मल में बस एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो है वर्क डन। क्या है भाई, वर्क डन। तो हम बात करेंगे वर्क डन पे। वर्क डन इज पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। क्या लॉजिक है समझना है कि अगर कहीं पे पी एक्सटर्नल का वैल्यू आ गया और हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस आ गए, या हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल पाथ से मूव कर रहे हैं, या हो सकता है कि हम इरिवर्सिबल पाथ से मूव कर जाएंगे। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ना वर्क डन का डिफरेंट फॉर्मूला आता है। क्यों आता है, लॉजिक सीखना।
वर्क डन इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। हमने ये पढ़ा था कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस पी एक्सटर्नल इज वेरिएबल, है ना। रिवर्सिबल पे पी एक्सटर्नल क्या होता है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो वेरिएबल के केस में ना हम पी एक्सटर्नल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले लॉजिक से, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखना, माइनस ऑफ एनआरटी, है ना, पी इक्वल्स टू एनआरटी बाई बी होगा, बीवी बाई बी आ गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, लिमिट लेके हाँ सर, लॉन वी में आ जाएगा। v1 से v2, एनआरटी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, dv बाई b, 1 बाई b dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln b। तो माइनस ऑफ एनआरटी बाहर चला गया, है ना, और 1 बाई b को हम क्या लिखेंगे, ln v2 माइनस का ln v1। किन्हीं को कोई टेंशन है भाई? सर आपने नहीं। लिमिट v1 टू v1 लिख दिया, क्या क्या? वो इंटीग्रल का लिमिट v1 टू v1 लिख दिया। v1 से v2 है भाई ये। अब ln a माइनस b ln a बाई b हो जाएगा, तो ये v2 माइनस का v1 हो जाएगा। पहला फॉर्मूला, अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का एनआरटी ln v2 बाई v1। बट अगर मान लो कि वॉल्यूम के टर्म्स में कोई डेटा ही नहीं गिवन है, प्रेशर के टर्म्स में डेटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो v2 की जगह क्या आ जाएगा, p1, है ना। v और p में इनवर्सली रिलेशन होता है। तो सेकेंड फॉर्मूला मेरा ये आ जाएगा, एनआरटी p1 बाई ln p1 बाई p2 आ गया। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? नहीं है ना। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लो कि टी का वैल्यू बोल दे बस आइसोथर्मल है और टेम्परेचर का वैल्यू दिया ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे, इस एनआरटी को भी हम P1 B1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, माइनस का P1 B1 जो भी डेटा गिवन रहेगा, है ना, और यहाँ पे P1 बाई P2। अगर मान लो किसी को P2 B2 यूज करना है, तो आप P2 B2 भी यूज कर सकते हो, फ्री हो आप, है ना। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं रिवर्सिबल के, एक वॉल्यूम के टर्म्स में, दूसरा प्रेशर के टर्म्स में, और तीसरा अगर टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ही नहीं है ना, तो हम एनआरटी को भी P1 B1 या फिर P2 B2 से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? अरे बोल दो नहीं है। हाँ या ना। अब अगर इरिवर्सिबल आ जाए, तो इरिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो हम ये वाला फंडा यूज नहीं करेंगे, है ना, पी एक्सटर्नल ही रहेगा। तो पी एक्सटर्नल को पी मान लो, बाहर क्या रहेगा भाई, बी2 माइनस का b1 आ गया। अब एक लॉजिक यहाँ पे हमें याद रखना पड़ता है, या तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट किसी क्वेश्चन में अगर मान लो वॉल्यूम दिया ही नहीं है ना, तो हमें अगर प्रेशर और टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे, ये हो जाएगा एनआरटी बाई P2, ये आ जाएगा एनआरटी बाई P1। अब ये जो पी एक्सटर्नल है ना, इसके लिए हम एक लॉजिक लिखते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल का वैल्यू गिवन नहीं रहे, इफ फाइनल प्रेशर is not given then फाइनल मतलब पी एक्सटर्नल, देन P2 को ही हम पी एक्सटर्नल की तरह एज्यूम कर लेते हैं। P2 इज कंसिडर एज पी एक्सटर्नल, ठीक है। और इस बेसिस पे एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट, वही चार्ट डेटा, Q W डेल्टा U डेल्टा H। तो डेल्टा H और डेल्टा U तो जीरो ही होगा, है ना। फॉर द आइसोथर्मल expansion of 1 mole of ideal gas from 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin, if process is carried out पहला पार्ट दिया हुआ है रिवर्सिबल, दूसरा पार्ट गिवन है इरिवर्सिबल, एंड थर्ड वन इज फ्री एक्सपेंशन, करिए ट्राई, क्या होगा आंसर। सॉरी।
सर एक बार आंसर कंफर्म कर देंगे एक? बोलिए। सर रिवर्सिबल में वर्क डन प्लस 600 केल्विन। गलत है, रिवर्सिबल में प्लस में आएगा ही नहीं, एक्सपेंशन वर्क है तो। माइनस आर लॉन 10। आर के केस में ही बता दे आंसर अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो। सर माइनस 600 माइनस का 600 यूनिट तो कैलोरी। कैलोरी, गलत हो गया फिर तो। क्या किए हो? कैलोरी में गलत कर दिया ना। कैलोरी में कैलोरी माइनस 4.5.8 आएगा कुछ उस तरह का। देखते, वर्क डन का सर वैल्यू क्या 2.5 लगाओगे? जूल। सर 2.5 किलो जूल। देखते हैं भाई, एनआरटी लॉट P1/P2 यही यूज किया ना अरिजीत? हाँ सर। प्रेशर गिवन है। अब आर के टर्म्स में अगर लेके चलेंगे तो 1 मोल है तो 1 ही रहने दे, आर ही लेके चलते हैं। टेम्परेचर क्या गिवन है? 300। और ये लॉन था, लॉन P1/P2, P1 का वैल्यू 10 है तो लॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब लॉन 10 को अगर रखोगे यहाँ पे वैल्यू तो ये आ गया 300 इंटू लॉन 10। मैं दोनों लेके चलता हूँ, 300 इंटू आर लॉन 10 आया। अगर आपको वैल्यू रखना है तो लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर ले पहले, तो 2.303 लॉग होता है ये। ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू 1, यही ना? हाँ सर, लॉग का कन्वर्जन नहीं किए थे। तो फिर गलत हो जाएगा ना ऐसे में। और 2.303 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.9 ना, 6909। और इंटू 100 करना है तो 100 का मतलब 2 बार डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 690.9 आर। यही यार भाई, प्रियांशु एक बार कंफर्म कर। हाँ सर। अब देखिए, इसमें हमें डेल्टा यू और डेल्टा एस तो 0 होगा, ये तो करना ही नहीं है अपने को कैलकुलेट। और क्यू भी नहीं करना है, क्यू का वैल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू होगा, तो ये प्लस का आ गया 690.9 आर। अब अगर हमें इरिवर्सिबल के लिए निकालना है, ये आज का लास्ट की क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा आप लोग, है ना? इस पे बेस्ड आपको PYQ में लास्ट 5 ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक एक पूछता है, मैंने एक में ही तीनों करवा दिया। अब इरिवर्सिबल के लिए W का वैल्यू क्या होता है? माइनस का P एक्सटर्नल, है ना? यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रेशर गिवन है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? nRT/P2 माइनस का nRT/P1। P एक्सटर्नल कुछ गिवन नहीं है तो P2 को ही P एक्सटर्नल मानेंगे, ये 1 है ना? N और R को N और R के टर्म्स में रहने देते, R है और ये 300 हो गया। P2 का वैल्यू 1 था, माइनस का N का वैल्यू 1 है, R को R ही रहने देते हैं, ये 300 R है, P1 का वैल्यू 10 हो गया। बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर आया 300 इंटू R, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/10, है ना? 1 माइनस 1/10 बाई 9/10 आया। और ये वैल्यू माइनस में था, एक माइनस अपन ने मिस कर दिया है, तो माइनस में अगर ये वैल्यू निकालोगे तो ये नियर बाई क्या आया? माइनस का 270 आ गया। कोई दिक्कत भाई? हाँ सर, यही आया। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 270 आ रहा है। थर्ड है फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, है ना? वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, P एक्सटर्नल 0 है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन का वैल्यू 0। डेल्टा H भी 0, डेल्टा U भी 0, Q भी 0, सब कुछ 0 हो गया, है ना? इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक और अपन न्यूमेरिकल करेंगे कंप्रेशन वाला, और उसके बेसिस पे बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट और इसके ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे, जिससे जेईई मेंस में मेंस 25 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, ग्राफ के बेस पे। मैं बोल रहे आप ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, ये दोनों लास्ट क्लास का नोट्स और ये नोट्स अभी ही भेज दे, तो हाँ भेज के करता हूँ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।